जय हिंद साथियों। रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि नीचे जो ये वाली आकृति दी गई है इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपके सामने जो भी आकृति दी जाए उस आकृति के अंदर आपको सबसे पहले सिंगल फलक वाले त्रिभुजों को काउंट करना है। जैसे यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज है ये, दूसरा त्रिभुज है ये, तीसरा त्रिभुज है ये, चौथा त्रिभुज है ये, पांचवा त्रिभुज है ये, छठा त्रिभुज है ये, सातवां त्रिभुज है ये, आठवां त्रिभुज है ये, 9 नंबर त्रिभुज है ये और 10वां त्रिभुज है ये। यानी कि सिंगल फलक वाले कितने त्रिभुज हैं? 10 त्रिभुज हैं। अब इसी के साथ में हम क्या करेंगे, डबल फलक वाले त्रिभुजों को काउंट करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए त्रिभुज नंबर 1 और इस खाली जगह को यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे तो एक त्रिभुज बन जाएगा ये। इसी के साथ में देखिए त्रिभुज नंबर 2 और इस खाली जगह को यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे तो एक त्रिभुज बन जाएगा ये। कितने त्रिभुज हो गए? 2 त्रिभुज हो गए। अब इसी के साथ में देखिए त्रिभुज नंबर 1 और त्रिभुज नंबर 2, इन दोनों को यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे तो एक त्रिभुज बन जाएगा ये। यानी कि यहाँ पर कितने त्रिभुज हो गए? 3 त्रिभुज हो गए। तो यहाँ पर हम कर देंगे +3। इसी के साथ में आप नीचे देखिए डबल फलक वाले त्रिभुज बनेंगे। यहाँ पर 4 नंबर त्रिभुज और 5 नंबर त्रिभुज दोनों को आपस में मिलाएंगे यहाँ से यहाँ तक तो एक त्रिभुज बन जाएगा ये। इसी के साथ में त्रिभुज नंबर 8 और त्रिभुज नंबर 9, इन दोनों को यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे तो एक त्रिभुज बन जाएगा ये। यानी कि यहाँ पर कितने त्रिभुज हो गए? 2 त्रिभुज हो गए। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, +2 और कर देंगे। अब इसी के साथ में हम क्या करेंगे, 2 से अधिक आकृति या 2 से अधिक त्रिभुजों वाले, यानी कि 2 से अधिक त्रिभुजों को मिलाकर जो आकृति बन रही है उसको देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए कलर चेंज करते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। मेरे भाई ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज बन जाएगा यहाँ से यहाँ तक, यानी कि इन सभी त्रिभुजों को मिलाने से यहाँ तक एक त्रिभुज बन जाएगा ये। इसी के साथ में आप ध्यान से देखिए यहाँ से यहाँ तक देखिए, यानी कि 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर त्रिभुज, इन सभी को यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे तो एक त्रिभुज बन जाएगा ये। यहाँ पर कितने बन गए? 2 त्रिभुज। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, +2 कर देंगे। इसके अलावा आप और देखिए मेरे भाई, यहाँ पर ध्यान से कहाँ पर देखेंगे तो आप यहाँ पर देखिए, मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर ना आए। यहाँ पर देखिए त्रिभुज नंबर 1 और इस खाली जगह के साथ में यहाँ से इस खाली जगह को और साथ में 2 नंबर त्रिभुज को यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे तो कंप्लीट एक त्रिभुज यहाँ पर बन जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, +1 और कर देंगे। क्या इन सभी के अलावा इस आकृति में कोई अन्य त्रिभुज है? तो नहीं सर, इन सभी के अलावा इस आकृति में कोई अन्य त्रिभुज नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन सभी को टोटल कर लेंगे। तो ध्यान से देखिए 10 और 3 मिलकर बन जाएगा 13, 13 और 2 मिलकर बन जाएगा 15, 15 और 2 मिलकर बन जाएगा 17, 17 और 1 मिलकर बन जाएगा 18। यानी कि हमारे सामने जो ये वाली आकृति दी गई है इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या है 18। अब हमें देखना है कि 18 किसी ऑप्शन में दिया गया है। तो हाँ सर, 18 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और मेरे भाई याद रखना, आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के अंदर काउंटिंग फिगर टॉपिक से लगभग 2 से 3 प्रश्न प्रत्येक शिफ्ट के अंदर पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए। और मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो ध्यान से समझिए, जब भी आपको एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए सीरीज में सबसे पहले दिया गया है 10, 10 के बाद में दिया गया है 30,
30 के बाद में दिया गया है 60, 60 के बाद में दिया गया है 100 और 100 के बाद में पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ध्यान से समझिए सीरीज वाले प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर देखिए 10 से कितना बन रहा है 30, 10 से 30 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 10 में क्या कर दें प्लस 20 कर दें तो 10 और 20 मिलकर बन जाएगा 30। फिर देखिए 30 से कितना बन रहा है 60, तो 30 से 60 कैसे बनेगा। तो कंटिन्यू देखिए 30 के अंदर प्लस 30 कर देंगे तो 30 और 30 मिलकर बन जाएगा 60। फिर देखिए 60 से कितना बन रहा है 100, 60 से 100 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 60 में क्या कर दें प्लस 40 कर दें तो 60 और 40 मिलकर बन जाएगा 100। अब इसी प्रकार आपसे पूछा गया है कि 100 के बाद में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले नीचे जितनी भी संख्याएं आई हैं इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए यहाँ पर क्या हुआ है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या हुआ प्लस 20, उसके बाद में क्या हुआ है प्लस 30, उसके बाद में क्या हुआ है प्लस 40, यानी कि कंटिन्यू चल रहा है प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40। अब प्लस 40 के बाद में यहाँ पर हो जाएगा प्लस 50। ठीक है, यानी कि हम 100 के अंदर प्लस 50 कर देंगे तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 100 के अंदर हम क्या कर देंगे प्लस 50 कर देंगे तो 100 और 50 मिलकर बन जाएगा 150, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 150। अब हमें देखना है कि संख्या 150 किसी ऑप्शन में दी गई है। तो आंसर है संख्या 150 में दी गई है ऑप्शन ए के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जितने भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो वो सभी अभ्यर्थी हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये, यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 99 रुपये की फीस के अंदर है। और इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट के अलावा आपको पूरे 15 प्रैक्टिस सेट भी बिल्कुल फ्री के अंदर मिलने वाले हैं। और मेरे भाई आपका एग्जाम जुलाई महीने के अंदर कभी भी हो सकता है, इसलिए आपके पास 40 से 50 दिन का समय बचा हुआ है। और यदि आप बचे हुए समय के अंदर अपनी कंप्लीट तैयारी को मजबूत बनाना चाहते हैं तो एग्जाम से पहले एक बार इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को आप सरसरी निगाहों से जरूर देख लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन इसी मास्टर पीडीएफ सेट से आपको देखने को मिलेंगे और सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। यदि पुलिस को 80, 75, 60, 45, 15, 25 से कोडित किया जाता है तो दिल्ली को कैसे कोडित किया जाएगा। यानी कि ये तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और मेरे भाई ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की प्रत्येक शिफ्ट के अंदर लगभग 2 से 3 पूछे जाते हैं। और ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि पुलिस को यहाँ पर 80, 75, 60, 45, 15, 25 के रूप में कैसे कोडित किया गया है। फिर उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि दिल्ली को कैसे कोडित किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस टाइप के प्रश्न को आप तभी एग्जाम के अंदर सोल्व कर पाएंगे जब आपको कंप्लीट अल्फाबेट लेटर नंबरिंग के साथ में याद होंगे तो। और याद रखना, जब भी आपको अल्फाबेट लेटर दिया जाए और उसके सामने आपको संख्या दी जाए तो सीधी सी बात है, सबसे पहले आपके सामने जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं उन सभी का आपको कर लेना है नंबरिंग। जैसे यहाँ पर ध्यान से समझिए,
यहाँ पर सबसे पहले हमें एक शब्द दिया गया है पुलिस, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ POLICE, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ POLICE, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पर C के बाद में क्या है E, तो यहाँ पर सबका करेंगे नंबरिंग। तो यहाँ पर देखिए P आता है कितने नंबर पर, 16 नंबर पर है। O आता है कितने नंबर पर, 15 नंबर पर है। L आता है कितने नंबर पर, 12 नंबर पर है। I आता है कितने नंबर पर, 9 नंबर पर है। C आता है कितने नंबर पर, 3 नंबर पर है। और E आता है 5 नंबर पर है। अब यहाँ पर तो ये संख्या आई है, जबकि यहाँ पर एक अलग ही संख्या लिखी गई है। तो यहाँ पर क्या किया गया है मेरे भाई, यहाँ पर आपके सामने जितनी भी संख्याएं दी गई है इन सभी का किया गया है 5 गुना। जैसे यहाँ पर देखिए 16 का हम क्या करेंगे, यानी कि 16 का, यहाँ पर 1 मिनट रुकिए मेरे भाई, ध्यान से देखिए, 16 का यहाँ पर किया गया है 5 गुना, तो बन जाएगा 16 पंजे 80, ठीक है। उसके बाद में 15 का 5 गुना करेंगे तो बन जाएगा 15 5 75, ठीक है। उसके बाद में 12 का 5 गुना करेंगे तो बन जाएगा 12 पंजे 60। उसके बाद में क्या है 9 का 5 गुना करेंगे तो बन जाएगा 9 पंजे 45, ठीक है। लास्ट में क्या है मेरे भाई, यहाँ पर क्या है 3, ठीक है। यानी कि 9 के बाद में 3 है, 3 का 5 गुना करेंगे तो बन जाएगा 5 3 15, और लास्ट के अंदर दिया गया है 5, 5 का 5 गुना करेंगे तो बन जाएगा 5 25 है। यानी कि पुलिस शब्द के, यानी कि पुलिस जो शब्द है इसके अंदर जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं उन सभी का सबसे पहले किया गया है नंबरिंग, और नंबरिंग करने के बाद में जो भी नंबर आया है उसका 5 गुना करके यहाँ पर संख्या लिखी गई है। यानी कि यहाँ पर देखिए सबसे पहले 80 है, 80 यहाँ पर भी है। उसके बाद में 75 है, यहाँ पर 75 है। उसके बाद में 60 है, यहाँ पर भी 60 है। उसके बाद में कितना है, 60 के बाद में 45 है, यहाँ पर भी 45 है। उसके बाद में 15 25 है, तो यहाँ पर देखिए 15 25 यहाँ पर भी है। अब इसी प्रकार से हम आसानी से बता सकते हैं कि दिल्ली का कोड क्या होगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर दिल्ली लिखना है। 1 मिनट रुकिए मेरे भाई, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दिल्ली, DELHI, ठीक है। तो सबसे पहले इन सभी का करो नंबरिंग, यानी कि D आता है कितने नंबर पर, 4 नंबर पर। E आता है कितने नंबर पर, 5 नंबर पर। L आता है कितने नंबर पर, 12 नंबर पर है। H आता है कितने नंबर पर, 8 नंबर पर। और I आता है 9 नंबर पर है। अब इन सभी अंकों का हम क्या करेंगे, 5 गुना, यानी कि सबसे पहले 4 का 5 गुना करेंगे तो 5 चौक हो जाएगा 20, ठीक है। 5 का 5 गुना करेंगे तो बन जाएगा 5 25, ठीक है। उसके बाद में क्या है 12 का 5 गुना करेंगे तो बन जाएगा 12 पंजे 60 है। उसके बाद में क्या है 8 का 5 गुना करेंगे तो बन जाएगा 8 पंजे 40 है। और लास्ट के अंदर दिया गया है 9 का 5 गुना करेंगे तो बन जाएगा 9 पंजे 45 है। अब हमें देखना है कि 20 25 है, 60 40 45 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर है 20 25 60 40 45, यह में दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप देखते हैं फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, दी गई श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात करें। यानी कि ये चौथा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए सीरीज में हमें सबसे पहले दिया गया है 1 के बाद में दिया गया है 5 के बाद में दिया गया है 21 के बाद में दिया गया है 85 के बाद में दिया गया है 341 है, और 341 के बाद में पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए सीरीज को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। यहाँ पर देखिए सीरीज में 1 है, उसके बाद में कितना दिया गया है 5, 1 से 5 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 1 का क्या कर दे, सबसे पहले कर दे 4 गुना तो बन जाएगा 4 एकम 4 और इसके अंदर +1 कर देंगे तो बन जाएगा 5। फिर देखिए 5 से कितना बन रहा है 21 है, 5 से 21 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 5 का क्या कर दे, सबसे पहले कर दे 4 गुना तो बन जाएगा 5 चौक 20 और 20 के अंदर +1 कर देंगे तो बन जाएगा 21 है। फिर देखिए 21 से कितना बन रहा है 85, तो 21 से 85 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 21 का क्या कर दे, सबसे पहले 4 गुना कर दें तो बन जाएगा 21 चौके 84 और 84 में +1 कर देंगे तो बन जाएगा 85। फिर देखिए 85 से कितना बन रहा है 341 है, तो 85 से 341 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 85 का क्या कर दे, सबसे पहले 4 गुना कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 85 चौका
340 और 340 में प्लस 1 कर देंगे तो बन जाएगा 341 है। अब इसी प्रकार हमसे पूछा गया है कि 341 के बाद में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले नीचे जितनी भी संख्याएं आई है इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए यहाँ पर क्या हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 1 से 5 लाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले 1 का किया गया है 4 गुना और उसके अंदर प्लस 1 करके लिखा गया है 5। फिर देखिए 5 से 21 लाने के लिए क्या किया गया है, तो 5 का किया गया है 4 गुना और जो संख्या है उसके अंदर प्लस 1 करके यहाँ पर लिखा गया है 21। इसी प्रकार 21 से 85 बनाने के लिए क्या किया गया है, 21 का किया गया है 4 गुना और जो संख्या आई है उसके अंदर प्लस 1 करके यहाँ पर लिखा गया है 85। फिर देखिए 85 से कितना लिखा गया है, 341 है। 85 से 341 बनाने के लिए क्या किया गया है, यानी कि 85 का किया है 4 गुना और जो संख्या आई है उसके अंदर प्लस 1 करके लिखा गया है यहाँ पर 341 है। अब इसी प्रकार हम 341 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे कैसे, तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो हम करेंगे यहाँ पर 341 का 4 गुना, ठीक है, और जो संख्या आएगी उसके अंदर हम कर देंगे प्लस 1। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 341 का 4 गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे भाई 1364 और प्लस 1 करेंगे 1364 के अंदर तो यहाँ पर बन जाएगा 1365, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 1365 है। अब हमें देखना है कि संख्या 1365 किसी ऑप्शन में दी गई है, तो आंसर है संख्या 1365 में दी गई है, ऑप्शन है डी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप देखते हैं फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने। समय 4:20 होने पर घड़ी के घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण कितने डिग्री का होता है। यानी कि ये पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया है। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करना बहुत ही आसान होता है। आसानी से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है, कोण ज्ञात करना है घंटे और मिनट की सुई के बीच में। तो यहाँ पर इसके लिए एक फॉर्मूला होता है और यदि ये फॉर्मूला आपको याद है तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं मात्र 2 से 3 सेकंड में आसानी से सोल्व कर लेंगे। फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला होता है थीटा बराबर है, यहाँ पर ध्यान से समझिए, थीटा बराबर हो जाएगा 60 घंटे माइनस 11 मिनट, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा बटे के अंदर 2। अब यहाँ पर थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, कोण, तो यहाँ पर हमें थीटा निकालना है। तो यहाँ पर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर है 60, घंटा कितना दिया गया है, तो मेरे भाई यहाँ पर दिया गया है 4 घंटे, तो 60 का गुणा करेंगे 4 के साथ में, उसके बाद में क्या है 11, एम का मतलब क्या हो जाएगा मिनट, मिनट कितना दिया गया है 20, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 11 के साथ में गुणा कर देंगे 20 का और इनके बटे में कितना दिया गया है 2। अब यहाँ पर इसको हम सोल्व करेंगे तो ध्यान से समझिए मेरे भाई, यहाँ पर देखिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 60 और 4 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 चौका 24, यानी कि 60 चौका हो जाएगा यहाँ पर 240, उसके बाद में माइनस है, फिर 11 का गुणा 20 के साथ में करेंगे तो 11 दूना की 22 है, यानी कि यहाँ पर 11 का गुणा 20 के साथ में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 220, ठीक है। बटे में कितना दिया गया है 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। अब थीटा बराबर यहाँ पर इसको सोल्व करिए मेरे भाई, यहाँ पर देखिए 240 में से 220 चला जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा 20, बटे में कितना दिया गया है 2। अब यहाँ पर देखिए 20 के अंदर है 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10, यानी कि थीटा बराबर 10 डिग्री। अब हमें देखना है कि 10 डिग्री किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर 10 डिग्री हमें दिया गया है, ऑप्शन डी के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप देखते हैं फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में लड़ा गया था। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 में और इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने। संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है।
ऑप्शन ए है कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन बी है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी है सोडियम हाइड्रोक्साइड और ऑप्शन डी है कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। संगमरमर का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई काफी बार एग्जाम के अंदर है कैल्शियम कार्बोनेट का क्या दे दिया जाता है, रासायनिक सूत्र दे दिया जाता है। तो याद रखना कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। ठीक है, ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने। एक कोशिका साइटोप्लाज्म जिस झिल्ली से जुड़ी रहती है वह है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। एक कोशिका साइटोप्लाज्म जिस झिल्ली से जुड़ी रहती है वह है प्लाज्मा झिल्ली। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी है अंडमान और निकोबार द्वीप, ऑप्शन सी है पुडुचेरी और ऑप्शन डी है चंडीगढ़। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान और निकोबार द्वीप। तो नौवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने। लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन ए है कांगड़ा, ऑप्शन बी है यमुनोत्री, ऑप्शन सी है अरावली पर्वत और ऑप्शन डी है बैतुल। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। लूनी नदी का उद्गम स्थल है अरावली पर्वत। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्न में से कौन वायरस जनित रोग है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन डी यानी कि हेपेटाइटिस रोग है, ये वायरस जनित रोग है। ठीक है, 12वें प्रश्न के अंदर राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत में 1881 में नियमित दशकीय जनगणना हुई थी, यह किसके काल में हुई थी? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी यानी कि भारत में 1881 में नियमित दशकीय जनगणना हुई थी और ये हुई थी लॉर्ड रिपन के काल में। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप सभी अभ्यर्थी इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर नोट भी कर सकते हैं। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने ऐसे ही शानदार क्वेश्चनों का यानी कि लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर PDF सेट तैयार किया है। और जितने भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर PDF सेट लेना चाहते हैं
तो वो सभी अभ्यर्थी हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये। यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 99 रुपये की फीस के अंदर है। और इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट के अलावा आपको पूरे 15 प्रैक्टिस सेट भी बिल्कुल फ्री के अंदर मिलने वाले हैं। और मैं आप सभी को एक गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ, आपका जो एग्जाम है ये 10 जुलाई के बाद में कभी भी हो सकता है। यानी कि आपके एग्जाम के मात्र 40 से 50 दिन शेष बचे हुए हैं। यानी कि 10 जुलाई के बाद में कभी भी हो सकता है, तो 40 से 50 दिन शेष बचे हुए हैं। और बचे हुए समय के अंदर यदि आप कंप्लीट तैयारी को मजबूत बनाना चाहते हैं तो एक बार इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को आप सरसरी निगाहों से जरूर देख लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इसी मास्टर पीडीएफ सेट से देखने को मिलेंगे। और सभी क्वेश्चन आपको सेलेक्टेड और फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी कंप्लीट तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कोशिका केंद्रक की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। यानी कि कोशिका केंद्रक की खोज सर्वप्रथम की थी वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्राउन ने। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत के संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित किया गया था? ऑप्शन ए है वर्ष 1984 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1985 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1986 में और ऑप्शन डी है वर्ष 1988 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। भारत के संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून वर्ष 1985 में पारित किया गया था। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चनों के साथ शाम को 7:30 बजे। ठीक है।